नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी हिंदी में। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और डरावनी है। ये कहानी उस समय की है जब मैं और मेरा कंडक्टर मोनू उत्तराखंड से बस लेकर निकले थे। करीब रात के 10:30 चुके थे। पहाड़ों में यह वक्त ऐसा होता है जब सड़कें जैसे सो जाती हैं, हवा की सरसराहट और कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई देती है। मैं और मोनू उत्तराखंड की एक छोटी पहाड़ी कस्बे से बस पकड़कर नीचे शहर की ओर निकल रहे थे। बस पुरानी थी, हेडलाइटें जैसे मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थीं। मैंने खिड़की के बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ काले साए थे। पहाड़ की ढलानें चांदनी की हल्की रोशनी में भी खामोश और डरावनी लग रही थीं। दूर कहीं घाटी के नीचे कोई नदी बह रही थी, जिसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बस के इंजन के शोर में खो जाती। मोनू मेरे बगल में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी अजीब सा तनाव था। यार, ये रूट ठीक है ना? रात में सुनसान जगहों से निकलना, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने हंसने की कोशिश की। अरे डर मत, ड्राइवर को रास्ता पता है और ऊपर से इतनी बड़ी बस है, हमें क्या होगा। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। बस में कुल मिलाकर सिर्फ 6 यात्री थे। एक बुजुर्ग दंपत्ति जो शायद किसी शादी से लौट रहे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके कंधे पर पुराना बैग लटका था, एक जवान लड़का जो मोबाइल पर गेम खेल रहा था, और हम दोनों। ड्राइवर और कंडक्टर तो थे ही, लेकिन उनका चेहरा भी थका सा था, जैसे वो भी इस सफर से बचना चाह रहे हों। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, सड़क और सुनसान होती जा रही थी। सिग्नल गायब हो चुका था और खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी ड्राइवर ने अचानक स्पीड कम कर दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सड़क के बीच में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में एक औरत। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। बस के अंदर एक अजीब सन्नाटा फैल गया। कंडक्टर ने धीरे से कहा, भाई, ये वही वाली तो नहीं? ड्राइवर ने गुस्से में उसे चुप कराते हुए कहा, कुछ मत बोल, बैठ जा। मोनू ने मेरी बाजू पकड़ ली। यार, ये क्या है? मैं जवाब देने ही वाला था कि वो औरत धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम सड़क पर पड़ रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। ड्राइवर ने अचानक गियर बदला और तेजी से बस आगे बढ़ा दी। मैं खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मैंने साफ देखा, उसका चेहरा था ही नहीं। ड्राइवर ने बस को बिना रुके मोड़ पर चढ़ा दिया। इंजन गरज रहा था और पूरी बस हिल रही थी। मोनू मेरी बाजू पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे खून जम गया हो। मैं खिड़की से पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरे में अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने हल्के कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना, इस टाइम ये रास्ता मत लेना। कंडक्टर ने झुंझलाकर जवाब दिया, सुनसान है, जल्दी पहुंच जाएंगे और अब पीछे मुड़ना भी नामुमकिन है। हम दोनों चुप रहे, लेकिन बस में बाकी यात्री फुसफुसा रहे थे। बुजुर्ग औरत ने अपने पति से कहा, उसका चेहरा था ही नहीं। मैंने साफ देखा। उसके पति ने उसे चुप कराया, पर उनकी आवाज में भी डर था। करीब आधा घंटा बीत चुका था। बस पहाड़ के उस हिस्से में पहुंच गई थी जहां सड़क बहुत पतली थी और एक तरफ सीधी खाई थी। तभी बस झटके से रुक गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। ड्राइवर बाहर उतर गया। मोनू भी खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क के बीच में एक गिरा हुआ पेड़ पड़ा था, बिल्कुल ताजा टूटा हुआ। पत्ते अभी हिल रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी गिराया हो। ड्राइवर ने गुस्से में कंडक्टर से कहा, यह तो ऊपर से किसी ने धकेला है, हवा से नहीं गिरा। अब दिक्कत यह थी कि पीछे जाने का रास्ता इतना घुमावदार और संकरा था कि बस मोड़ना लगभग नामुमकिन था। ड्राइवर ने फैसला किया कि सब यात्री बस के अंदर रहें और वो कंडक्टर के साथ पेड़ हटाने की कोशिश करेगा। ड्राइवर और कंडक्टर बाहर थे और बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग आदमी मंत्र बुदबुदाने लगे। जवान लड़का जो अब तक मोबाइल पर गेम खेल रहा था, उसने मोबाइल बंद कर दिया, शायद बैटरी बचाने के लिए या शायद डर के कारण। मोनू ने मुझसे धीरे से कहा, तूने देखा था ना उसका चेहरा? या कहूं, चेहरा ना होना। मैंने बस सिर हिला दिया।
और तभी बस के पिछले हिस्से से खट 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 की आवाज आई, जैसे कोई बाहर से खिड़की पर उंगलियां चला रहा हो। हम सब ने उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। जवान लड़का हिम्मत करके खिड़की के पास गया और मोबाइल की टॉर्च चलाई। टॉर्च का हल्का गोला जैसे ही शीशे पर पड़ा, हम सबकी सांस रुक गई। वो सफेद कपड़ों वाली औरत बस के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। बस के पीछे खड़ी वो औरत टॉर्च की रोशनी में ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो किसी को पहचानती हो, लेकिन हम सब के लिए वो पूरी तरह अजनबी थी और इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। जवान लड़का टॉर्च पकड़े पकड़े कांपने लगा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और बुझ गई। अंधेरा फिर से बस के अंदर घुस आया। हम सब सांस रोके बैठे रहे। बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर अब भी पेड़ हटाने में लगे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि बस के पीछे कौन खड़ा है। मोनू ने मेरे कान में फुसफुसाया, अगर वो अंदर आ गई तो। मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, कुछ मत बोल, हिलना भी मत। करीब 1 मिनट बाद हमें खिड़की के शीशे पर छटाक जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। बुजुर्ग औरत चीख पड़ी। जवान लड़का, जो अभी खिड़की के पास था, अचानक अपनी सीट से गायब था। हमने ऊपर नीचे देखा, वो बस में नहीं था। ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई आवाज हुई, लेकिन वो वहां से गायब हो गया था। अब बस के अंदर दहशत फैल चुकी थी। बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मोनू ने मेरी बाजू दबाते हुए कहा, ये इंसान नहीं थी, और जो भी है हमें लेने आई है। तभी ड्राइवर और कंडक्टर वापस आए। उन्होंने पेड़ हटाने में कामयाबी पाली थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, बुजुर्ग औरत चिल्ला पड़ी, रुको, एक यात्री गायब है। ड्राइवर ने हैरानी से इधर उधर देखा। क्या मतलब गायब? अभी तो था, हमने एक साथ कहा। वो बस से बाहर चला गया, अपने आप। ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, बकवास बंद करो, रात में दिमाग मत खराब करो। सब बैठो, निकलते हैं। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। हर सीट जैसे डर से जमी हुई थी। करीब 10 मिनट बाद बस एक लंबी घाटी के किनारे किनारे चल रही थी। नीचे सिर्फ अंधेरा और बहते पानी की गहरी गूंज थी। मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कोई बस के ऊपर चल रहा है। धीरे धीरे, भारी कदम, ऊपर से आती हुई चरमराहट। मोनू ने भी सुन लिया और मेरे कान के पास फुसफुसाया, ये ऊपर है। तभी ऊपर से एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई कूद कर बस के बीचों बीच आ गिरा हो। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारा और फिर बस के ऊपर से एक लंबी खरोंचने की आवाज आई। खर्र खर्र। बस के ऊपर से आती खरोंचने की आवाज अचानक रुक गई। सन्नाटा, इतना गहरा कि सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ड्राइवर ने हिम्मत करके खिड़की से सिर बाहर निकाला, पर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। शायद कोई बंदर होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद को भी यकीन नहीं दिला रही थी। मोनू मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, बंदर इस सर्दी में, आधी रात को, पहाड़ के बीच, और इतना भारी कि बस हिल जाए। मुझे मत बेवकूफ बना। अचानक बस के दाएं तरफ वाली खिड़की के पास एक लंबी काली परछाई सरकती हुई दिखी, जैसे कोई बाहर से रेंग रहा हो। धीरे धीरे हमारी सीट के बराबर आकर रुक गया। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। कांच के उस पार 2 पीली चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी सांस की भाप कांच पर धुंध जमा रही थी। मोनू सख्त हो गया, जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। बुजुर्ग औरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्दी जल्दी मंत्र बुदबुदाने लगी। हम दाईं तरफ देख ही रहे थे कि अचानक बस के बाईं तरफ वाली खिड़की पर थक थक की आवाज हुई, जैसे कोई दूसरी परछाई अब वहां खड़ी हो। कंडक्टर ने घबराकर कहा, साहब, ये दोनों तरफ हैं। ड्राइवर ने बस तेज करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी मोड़ होने के कारण वह ज्यादा स्पीड नहीं ले पा रहा था। अब हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। दाईं तरफ वो पीली आंखें, बाईं तरफ एक धुंधला सा चेहरा जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी बाईं तरफ खिड़की के पास बैठे बुजुर्ग आदमी ने अचानक दरवाजा खोल दिया और बाहर कूद पड़ा।
किसी ने उसे धक्का नहीं दिया। उसने खुद छलांग लगाई। उसकी पत्नी चीखती रह गई, रुको, उसे वापस लाओ, रुको। लेकिन नीचे घाटी थी और उसकी चीखें भी धीरे धीरे बहते पानी की आवाज में खो गईं। ड्राइवर ने पागलों की तरह एक्सेलरेटर दबाया। ये इंसान नहीं, ये जिन्न है, इनसे बचना होगा, कंडक्टर चिल्ला रहा था। और तभी ऊपर से फिर वही भारी कदमों की आवाज आई, लेकिन इस बार वो सीधे हमारे ऊपर वाली सीट के पास रुक गया। ऊपर से आती वो भारी आहट हमारे सिर के बिल्कुल पास रुक गई थी। हर कोई बिना हिले डुले बैठा था, जैसे हिलते ही कुछ टूट जाएगा। बस की छत पर लोहे की चादर हल्की सी धंसी हुई लग रही थी, मानो कोई बहुत भारी चीज वहां झुककर बैठी हो। मोनू ने मेरे कान में धीमे से कहा, ये बस के अंदर उतरने वाला है। उसकी आवाज कांप रही थी और मैं महसूस कर सकता था कि वो डर से पसीने में भीग चुका था, बावजूद इसके कि बाहर की ठंड हड्डियों में चुभ रही थी। अचानक ऊपर से घर की आवाज आई, जैसे नुकीले पंजे छत को खरोंच रहे हों। उसके बाद दाईं तरफ की खिड़की के पास वाला शीशा हिलने लगा। कोई बाहर से उसे धकेल रहा था, पर खिड़की तो खुल ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपनी जगह से अलग होने लगी। जवान लड़के की खाली सीट अब भी अजीब तरह से खाली थी, जैसे वो जगह किसी अदृश्य साए की हो। और तभी एक काली लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों वाला हाथ खिड़की के अंदर आ गया। उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वो आधी सीट तक अंदर आ चुकी थीं। बुजुर्ग औरत ने जैसे ही उस हाथ को देखा, वो जोर से चिल्ला पड़ी और सीट से पीछे हट गई। मैंने साफ देखा, उस हाथ की त्वचा नहीं थी, बस सूखी हड्डियों पर काली सड़ी हुई नसें चिपकी थीं। मोनू ने डर के मारे मेरी बाजू पकड़ ली, लेकिन मेरी नजर उस हाथ के बाद ऊपर चली गई। खिड़की के पार वही चेहरा विहीन सफेद कपड़ों वाली औरत थी। बस इस बार उसके गले से धीमी घरघराहट जैसी आवाज निकल रही थी। बुजुर्ग औरत ने अचानक अपने सामने का दरवाजा खोल दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका पांव बाहर पड़ा, वो ऊपर की ओर खींच गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे उठा लिया और सीधे बस के ऊपर खींच लिया। उसकी चीख कुछ ही सेकंड में खामोश हो गई। अब बस में सिर्फ मैं, मोनू, ड्राइवर और कंडक्टर बचे थे। हम चारों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार यह महसूस हुआ कि अब जीवित बचने का मौका बहुत कम है। ड्राइवर ने पागलों की तरह गियर बदला और चिल्लाया, एक ही रास्ता है, सुरंग के पार निकल जाओ, वहां रोशनी होगी, ये पीछा छोड़ देंगे। हमने बाहर देखा, आगे एक पुरानी पत्थरों से बनी सुरंग नजर आ रही थी, जिसमें पीली टिमटिमाती लाइट जल रही थी। लेकिन जैसे ही बस ने सुरंग की तरफ रफ्तार बढ़ाई, ऊपर से वो साया सरकता हुआ हमारे दरवाजे के पास आ पहुंचा। बस पूरी रफ्तार से पुरानी पत्थरों की बनी सुरंग की ओर बढ़ रही थी। उस पीली टिमटिमाती लाइट के नीचे पहुंचते ही मैंने पहली बार राहत की सांस ली। शायद रोशनी इन चीजों को दूर रख देगी। लेकिन जैसे ही बस सुरंग के अंदर दाखिल हुई, मुझे महसूस हुआ ये रोशनी गर्म नहीं थी, ठंडी थी, जैसे किसी पुराने बल्ब की आखिरी सांस जो खुद भी डर से कांप रहा हो। अंदर की हवा गीली थी और उसमें एक सड़ी हुई बदबू थी, इतनी गहरी कि लगता था जैसे सदियों से कोई यहां फंसा हो। बस के टायर गीले पत्थरों पर फिसल रहे थे। मोनू ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाहर वाले डरावने थे, लेकिन ये जगह, ये तो जैसे हमें अंदर खींच रही है। ड्राइवर भी चुप था, बस तेजी से चला रहा था। सुरंग का रास्ता सीधा नहीं था, बीच बीच में अंधेरे मोड़ थे जहां वो पीली रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। पहले मोड़ पर पहुंचते ही मुझे एक आवाज सुनाई दी। कोई बहुत धीरे धीरे मेरा नाम ले रहा था, कर्रन कर्रन। मैंने घबरा कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मोनू ने भी कांपते हुए कहा, यार, उसने मेरा नाम भी लिया है। कंडक्टर ने डर से बस की छत की तरफ देखा। ये अब भी ऊपर है। अचानक सुरंग की सारी टिमटिमाती लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। बस के हेडलाइट्स ही बची थीं और उनकी रोशनी में मैंने देखा दीवारों पर सैकड़ों काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून और कालिक से उन्हें बनाया हो। कुछ निशान इतने ताजा थे कि उनसे पानी टपक रहा था। जैसे ही बस ने सुरंग का सबसे अंधेरा मोड़ लिया, ऊपर से एक भारी धमाका हुआ
और वो साया सीधे सामने के शीशे पर आ गिरा। उसकी पीली आंखें अब जल रही थीं और उसका चेहरा आधा इंसानी, आधा सड़ा हुआ मांस। वो अपने नुकीले पंजों से शीशा तोड़ने लगा। ड्राइवर ने डर के मारे स्टीयरिंग घुमाया। बस फिसलते फिसलते किसी तरह सीधी हुई। लेकिन कंडक्टर, वो चीखते हुए पीछे की तरफ भागा और जैसे ही अंधेरे हिस्से में पहुंचा, उसके चारों तरफ छायाएं लिपट गईं और वो वहीं गायब हो गया। अब बस में सिर्फ मैं, मोनू और ड्राइवर थे। लेकिन सुरंग का अंत अब भी बहुत दूर था। सुरंग के बीचों बीच पहुंचने पर ऐसा लगा जैसे बस किसी और ही दुनिया में आ गई हो। हेडलाइट की रोशनी में सड़क तो दिख रही थी, लेकिन चारों तरफ की दीवारें बदल चुकी थीं। अब उन पर पत्थरों की जगह अजीब उभरे हुए चेहरे थे। हर चेहरा खुली आंखों से हमें देख रहा था और उनके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। मोनू ने डर से मेरा हाथ पकड़ लिया। ये इंसानी चेहरे हैं, पत्थर के नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी और मेरे गले में भी जैसे शब्द अटक गए थे। अचानक दाईं दीवार के एक चेहरे से आवाज आई, ये रास्ता उसका है, यहां से कोई नहीं लौटता। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। मैं और मोनू बस उन्हें देखते रह गए और ड्राइवर ने हेडलाइट और तेज कर दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, चेहरों की जगह अब पूरी देहें दीवार में धंसी हुई नजर आने लगी। कुछ तो ऐसे दिख रहे थे मानो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हों, लेकिन उनकी उंगलियां पत्थर में जमी हुई थीं। मोनू ने धीरे से कहा, याद है बचपन में किस्से सुने थे? पहाड़ों की वो औरत जो रात में रास्ता रोककर लोगों को बुलाती थी और जो भी उसकी ओर जाता वो दीवार में समा जाता। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। ये वही कहानी थी, खोई हुई दुल्हन की, जो अपनी शादी की रात पहाड़ों में गिरकर मरी और अब हर गुजरते यात्री से अपना दूल्हा खोजती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़े, टिमटिमाती आखिरी बल्ब की रोशनी में मैंने देखा, ये सुरंग असल में कोई पुरानी सड़क नहीं थी। ये एक कब्र थी और जिन परछाइयों ने हमारे साथियों को ले लिया, वो इन पत्थरों में कैद आत्माएं थीं जो उसके लिए नए शिकार खोज रही थीं। ड्राइवर पसीने में भीगा हुआ चिल्लाया, अगर हम अंत तक पहुंच गए तो बच जाएंगे, लेकिन अगर रुक गए तो हम भी। उसने बात पूरी नहीं की, लेकिन सब समझ गए। जैसे ही हम अंत की ओर बढ़े, ऊपर से फिर वही सफेद कपड़ों वाली औरत बस के ठीक सामने आ गिरी। इस बार उसने किसी को पकड़ने के बजाय दोनों हाथ फैलाकर सड़क रोक ली। उसकी पीठ से कई काली परछाइयां निकल रही थीं, जो सीधे बस की तरफ दौड़ी। बस के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और रोशनी एक पल के लिए बुझ गई। जब रोशनी लौटी तो ड्राइवर की सीट खाली थी। अब बस चल रही थी, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। दौड़ रही थी, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, गियर अपने आप बदल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बस पर कब्जा कर लिया हो। मोनू मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, ये अब उसके काबू में है। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। दीवारों के चेहरे अब और करीब आ गए थे और कुछ के होंठ फाड़कर मुस्कुराहट में बदल चुके थे। सुरंग का एक और मोड़ आया और वहां वो सफेद कपड़ों वाली औरत सड़क के बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब आंखें भी नहीं थीं, बस एक गहरा काला खालीपन। लेकिन उस खालीपन से भी ठंडी हवा के साथ फुसफुसाहट निकल रही थी। आजा, मेरा इंतजार मत कर। बस खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे ब्रेक अब काम ही न कर रहे हों। अचानक वो औरत झटके से बस की छत पर चढ़ गई। ऊपर से कदमों की गूंज आई, धम धम धम। फिर बीच वाली खिड़की के शीशे में दरारें पड़ने लगीं, जैसे कोई पंजों से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मोनू ने डर के मारे मेरा हाथ दबा लिया। अगर ये अंदर आ गई तो? उसके शब्द पूरे होने से पहले ही खिड़की टूट गई और एक लंबी, हड्डियों जैसी उंगलियों वाला हाथ अंदर आया। उस हाथ ने मोनू की गर्दन पकड़ ली। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ खींचा, लेकिन वो पंजे बर्फ जैसे ठंडे और लोहे जैसे मजबूत थे। मोनू चीख रहा था, मुझे मत छोड़। मैं मोनू को खींचने की कोशिश कर ही रहा था कि सुरंग के अंत में रोशनी दिखी, पर यह रोशनी दिन की नहीं थी। ये लाल थी, जैसे आग की चमक, और उसमें मैंने देखा सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं जो हमें घूर रही थीं।
मोनू के हाथ मेरी पकड़ से फिसल गए और वो खिड़की के बाहर खींच लिया गया। मैं सीट पर गिर पड़ा, हांफते हुए, और अब बस सुरंग के उस लाल दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। सुरंग का अंत अब सिर्फ कुछ मीटर दूर था, लेकिन वहां की लाल रोशनी अजीब तरह से धड़क रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। बस उस रोशनी में घुसने ही वाली थी कि मेरे कान में एक आवाज आई, पीछे देख। मैंने कांपते हुए मुड़कर देखा। बस की पिछली सीट पर मोनू बैठा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठ फटे हुए, जिनसे खून रिस रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, तू अकेला क्यों जा रहा है? अचानक बस खुद ब खुद रुक गई। इंजन बंद हो गया और सुरंग के अंदर सन्नाटा छा गया। पीछे वाली सीट से मोनू धीरे धीरे उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके पैरों की आहट पत्थर पर गीली खाल रगड़ने जैसी थी। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर वो सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके पीछे लाल रोशनी धुंध की तरह घूम रही थी और उसमें से कई परछाइयां हाथ बढ़ा रही थीं। वो औरत बोलने लगी। उसकी आवाज में कई आवाजें गूंज रही थीं। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो लौटना नहीं चाहते। तूने मेरा चेहरा देखा है, अब तेरा चेहरा भी यहां रहेगा। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। उसने हल्की मुस्कान दी। कोई यहां बिना बुलावे नहीं आता, और तेरा बुलावा बहुत पहले भेजा जा चुका था। मुझे याद आया, बचपन में मेरी दादी ने एक बार कहा था कि आधी रात को पहाड़ की तरफ मत देखना, वरना वो तुझे देख लेगी। शायद कई साल पहले मैंने वही गलती की थी और अब वो मुझे लेने आई थी। मोनू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी पकड़ अब इंसानी नहीं थी, ठंडी, सूखी और हड्डियों जैसी। उसने मुझे दरवाजे की तरफ खींचा। मैंने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हम लाल रोशनी के करीब जा रहे थे, मेरी सांस धीमी होती जा रही थी। आखिरी पल में मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला और आग जलाई। लाल धुंध कुछ पल के लिए पीछे हटी और बस के बाहर खड़ी औरत चीख पड़ी, एक ऐसी चीख जिसने सुरंग की दीवारों को हिला दिया। बस अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगी और मैं सीट से टकराकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी खामोशी के बीच लेटा हूं। चारों तरफ धुंध फैली थी और हवा में वही सड़ी हुई गीली बदबू थी जो सुरंग में थी। मैंने चारों तरफ देखा, न बस थी, न मोनू, न ड्राइवर। सिर्फ एक पत्थर का पुराना रास्ता था जो सीधा पहाड़ के अंदर जा रहा था। मेरे पैरों के नीचे ठंडा पानी बह रहा था, लेकिन ऊपर आकाश लाल था। कहीं बहुत दूर से मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा ये हवा की गूंज है, लेकिन धीरे धीरे उसमें शब्द बनने लगे, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। मैंने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे दीवारों पर उभरे हुए चेहरे दिखने लगे। उनमें से एक चेहरा मोनू का था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। भाग जा, वरना तू भी यहीं रह जाएगा। दीवार पर थोड़ी आगे मुझे एक जगह चमकती नजर आई। वो एक पुराना टूटा हुआ आईना था। मैंने उसमें झांक कर देखा। मेरी आंखें काली हो चुकी थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो उस सफेद कपड़ों वाली औरत के चेहरे पर थी। पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैं मुड़ गया। वो औरत मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी खाली आंखों में अब लाल रोशनी चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, अब तू भी रास्ता देखेगा और नए चेहरों को बुलाएगा। तभी मुझे सब समझ में आ गया। मैं बचा नहीं था, मैं उस सुरंग का हिस्सा बन चुका था। अब जो भी इस पहाड़ी रास्ते से गुजरेगा, मैं उसे देखूंगा और उसके कान में फुसफुसाऊंगा, पीछे देख। जैसे ही मैंने पीछे देखा, एक बहुत ही भयानक चेहरा मुझे घूर रही थी। मैं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उठा तो सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन वह डर आज भी मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर देती है।